So after exercise 2 part 1 of chemical kinetics, let us start exercise 2 part 2 chemical kinetics. Question number 1, a very conceptual question, direct question है. Exercise 2 part 2 question number 1. Reaction given है N2 plus 3H2 forming 2NH3. Directly reaction given है, we can say rate of disappearance of N2 divided by 1 must be equal to rate of appearance of ammonia divided by 2. ये पता ही है हमें, और जो उन्होंने दे रखा है वो है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, और जो पूछा है वो पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2. रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 का मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2. सिंपल सा लॉजिक है, ये टर्म पूछी गई है, पुट कीजिए, आंसर आ रहा है 10⁻⁻⁴. आंसर तो P की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 1. क्वेश्चन नंबर 2, जो गिवन इंफॉर्मेशन है ln ऑफ dB/dt इज इक्वल टू 0.04 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ ln A, और रिएक्शन जो दे रखी है वो है 3A फॉर्मिंग 2B. यहां से ये क्या टर्म है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B है. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, देखो ये तो कोई कांस्टेंट होगा, आप इसको कुछ भी मान लीजिए, ln के की वैल्यू जितनी भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दिस इज ln ऑफ dB/dt. आपको यहां से डायरेक्ट दिख जाना चाहिए कि ये तो कोई कांस्टेंट होगा, और ये हो जाएगा ln A². तो यहां से dB/dt कमिंग आउट टू बी k into A². सो द रिएक्शन हैज टू बी ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला उन्होंने, रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर एट 10 मिनट्स एंड 0.03 मोल पर लीटर एट 20 मिनट. You know, in a first order reaction, rate is directly proportional with the concentration. Rate direct proportion में होता है. तो obvious सी बात है, अगर t equal to 30 मिनट्स पे आपको रेट गिवन है, एक t equal to 30 मिनट पे रेट गिवन है, t equal to 10 मिनट पे रेट गिवन है, और एक t equal to 20 मिनट पे रेट गिवन है. तो हम ऐसा करें कि इसको t equal to 0 मान लीजिए. तो ये t equal to 0 होगा, तो यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा t equal to 10. तो सिंपल अज्यूम इट टू बी 0, बिगनिंग यहीं से कर दो. तो ये बन जाएगा t equal to 10 मिनट पे. ये R0 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ A0 एंड RT विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ AT. तो A0 अपॉन AT इज नथिंग बट R0 अपॉन RT. तो A0 अपॉन AT कम्स आउट टू बी, कितना आ रहा है ये, 0.04 डिवाइडेड बाय 0.03. दैट इज 4/3. फॉर्मूला लगाओ, k की वैल्यू निकालनी है, k निकालना है, हाफ लाइफ 5, k आएगा तो हाफ लाइफ टाइम तो आ ही जाएगा. k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t. टाइम कितना लगा, 10 मिनट, क्योंकि यहां से यहां तक आने में 10 मिनट ही लगे हैं. लॉग ऑफ 4/3 पुट कर दीजिए, k आ जाएगा, t हाफ निकाल लेना, 0.693 अपॉन k, दैट विल गिव यू t हाफ. क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द इनिशियल, दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम रिएक्शन कंडीशन. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. इसकी भी, इसका टी हाफ दे रखा है, दिस इज 40 सेकेंड्स, और दिस द टी हाफ इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स. द टी हाफ इज गिवन, दे आर आस्किंग द K1 अपॉन K0, और दोनों में जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1.386. यहां से आपको पता होगा कि इसमें तो k जो होता है वो टी हाफ k पे डिपेंड ही नहीं करता. तो k विच इज 0.693 अपॉन टी हाफ, और k0 सेकेंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो k की वैल्यू होती है, दैट इज टी हाफ की जो वैल्यू होती है दैट इज A/2k, या k की जो वैल्यू होगी दैट विल बी A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1.386 अपॉन 2, दैट इज टी हाफ की वैल्यू हो गई है 20. तो ये K1 की वैल्यू है, ये K0 की वैल्यू है, डिवाइड कर दीजिए, गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्या बोला उन्होंने, टी हाफ 100 मिनट है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. टी हाफ इज इक्वल टू 100 मिनट.
when the pH is equal to 5, T half is equal to 10 minute when the pH is equal to 6. पहली इंफॉर्मेशन से pH is equal to 4, सॉरी। और क्योंकि एसिड कैटेलाइज्ड है, ये से पहले भी बात हुई है कि अगर कोई कैटलिस्ट है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट ही रहेगी, तो जो रेट लॉ में वो आएगा उसको भी आपको कांस्टेंट ही मानना पड़ेगा। और एक जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने और दी है कि बोथ द टाइम्स द हाफ लाइफ चेंज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं करता। हाफ लाइफ टाइम अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये सिर्फ एक ही केस होगा, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि फर्स्ट ऑर्डर, यानी इसका मतलब निकला कि ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर मैं लिखूं माइनस डी ए बाई डी टी जो दे रखा है इज इक्वल टू के ए रेस टू पावर 1, ये मुझे पता चला है क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से, क्योंकि उन्होंने बोला है हर बार जो हाफ लाइफ टाइम है वो ए के साथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ में चेंज नहीं हो रहा। H पॉजिटिव रेस टू पावर B। अब हमें B को निकालना है, ये कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट ही रहता है। इफ दिस इज कैटलिस्ट तो यहां पे मैं लिख दूंगी दिस इज K डैश इंटू ए, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए, तो K डैश इज इक्वल टू व्हाट, K इंटू H पॉजिटिव रेस टू पावर B। अब ये बन गई है एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका जो टी हाफ निकलेगा वो होगा 0.693 अपॉन K डैश। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टी हाफ इज इक्वल टू दिस, दोनों बार फॉर्मूला, और K डैश की वैल्यू क्या है, दिस इज 0.693 अपॉन K इंटू H पॉजिटिव रेस टू पावर B। दो टी हाफ गिवन है, मैं दो टी लिख देती हूँ। यहां पर मैं लिखूंगी 100 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 10 K इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 5 रेस टू पावर B। क्योंकि pH 5 है तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 रेस टू पावर माइनस 5, एग्जैक्टली यहाँ की इंफॉर्मेशन पुट कर दो, 10 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4 B। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यू विल बी एबल टू गेट B। B की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, for a first order reaction, the time required for 99% completion is x times of the time required for the 90% of the completion। अगर मैं आपसे पूछूं कि 90% completion के लिए कितना टाइमिंग रिक्वायर्ड होगा, तो 1 अपॉन के ln ऑफ 100 बाई 10। अगर शुरू में 100 होगा, 90% कंप्लीट हो जाएगा तो 10 बचेगा, दिस इज नथिंग बट ये कितना हुआ ln 10 अपॉन के, ऐसे ही रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। T 99% कंप्लीशन, अगर 99% कंप्लीट हो जाएगा तो कितने परसेंट बचेगा, 1%। यानी अब मैं लिखूंगी दिस इज इक्वल टू 1 बाई के ln ऑफ 100 बाई 1। अगर 100 लिया होगा तो 1 बचेगा, दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ln 10 बाई के। डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 2। Question number 7. The rate of decomposition of a substance increases by a factor of 2.25. So सिंपल सा लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में। तो rate is equal to, let it be K into the concentration raised to power n, जितनी एक बार थी मानो R is equal to K into A raised to power n। अब बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को 1.5 टाइम करा और रेट 2.25 टाइम्स हो गई, तो 2.25 R इज इक्वल टू K, दिस इज इक्वल टू 1.5 A रेस टू पावर n। सिंपल आंसर है कि n की वैल्यू 2, क्योंकि दिख ही रहा है कि 1.5 का स्क्वायर है, दोनों को डिवाइड कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, हाफ लाइफ टाइम फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गिवन है, इनिशियल प्रेशर गिवन है और टी हाफ गिवन है। वैसे तो आपको देखने से ही पता चलना चाहिए कि जब प्रेशर डबल हो रहा है, प्रेशर हो रहा है 50 से 100 और टी हाफ हो रहा है हाफ्ड, ये आधा हो रहा है, ऑलमोस्ट आधा है, ये करके देख लो, ऑलमोस्ट हाफ है। और फिर ये 200 हो गया तो ये ऑलमोस्ट हाफ। ये क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं तो अप्रोक्सीमेटली चलता है कि दिस वन, ये आधा हो गया जब
प्रेशर डबल हुआ तो टी हाफ हाफ हो गया, फिर प्रेशर फिर डबल हुआ तो टी हाफ फिर से आधा हो गया। तो या तो आप डायरेक्टली देख के बता दो कि भाई जो टी हाफ है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में चल रहा है। आप प्रेशर के साथ करो या कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो, एक ही बात है। तो यहां से या तो देखने से ही पता चल जाए कि भाई टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द प्रेशर और टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द कॉन्सेंट्रेशन। या ऐसा नहीं करना से पहले तो हम यहीं पे देख लें, क्योंकि वी नो दैट टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर n-1, n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं, n-1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर लिख दो टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन की बजाय प्रेशर लिख दो तो पी नॉट सेकेंड अपॉन पी नॉट फर्स्ट होल रेज टू पावर n-1। और अब आप इससे कर लो, जैसे टी हाफ 1 विच इज इक्वल टू 3.52 अपॉन 1.82 मस्ट बी इक्वल टू, इसका वाला जो प्रेशर होगा वो नीचे जाएगा 50 अपॉन 100 रेज टू पावर n-1। करके देख लो, ये भी ऑलमोस्ट 2 है और ये तो 2 है ही, तो 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n-1 और n इज इक्वल टू 2। आंसर आ जाएगा आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 9। A substance A is mixed with equal quantities of B and C. At the end of the 1000 second, half of the amount of A has reacted. What fraction of A will be left unreacted at the end of 2000 second if the reaction is zero order with respect to A? अगर रिएक्शन A के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है, K into A raised to power 0, और अगर जीरो ऑर्डर है तो द रेट विल रिमेन द सेम, रेट कांस्टेंट ही रहती है। अब अगर आप बोल रहे हो कि ए की यहां पे ए था और ए से a/2 होने में 1000 सेकेंड लगे, ये जीरो ऑर्डर है, तो अगले 1000 सेकेंड कितना रिएक्ट करा है, a/2 रिएक्ट कर रहा है, तो नेक्स्ट 1000 सेकेंड में भी कितना रिएक्ट करेगा, a/2, एंड द लेफ्ट वुड बी 0 बिकॉज इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट ही होती है, तो जितना यहां रिएक्ट करेगा उतना ही यहाँ पे भी रिएक्ट करेगा। आप ऐसे ना करना चाहें, आप फॉर्मूले से करना चाहें फॉर्मूले से कर लें, कोई टेंशन नहीं है। ए से जब आप फॉर्मूला लिखते हो, व्हाट यू राइट, a0 माइनस AT इक्वल टू KT, ये लिखते हो, यहां पर पुट करो ए, यहां पे पुट करो a/2 K इंटू 1000, ये होगी हमारी पहली रिएक्शन। और अब अगर मैं बोलूं कि 2000 पे इसको निकालो तो a माइनस AT इक्वल टू K इंटू 2000, पुट कर दो, AT निकल के 0 आ जाएगा, वो वैसे ही आ जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हैं आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। What it is saying, 80% is reacted, is 80% of a radioactive element undergoing decay is left over. 80% बचा है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल T1 में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, यानी 100 से 80 हो गया कितने टाइम में, T1 में। अब क्या बोला, ये पता है आपको, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ऑल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में हमेशा जीपी बन रही होती है। या तो ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, मतलब अगर इधर ये 80% है, ये ए होता तो ये कितना होता, 0.8 होता, तो अगली बार क्या होता, 0.8 का स्क्वायर इंटू ए, और उसके अगली बार 0.8 का क्यूब इंटू ए। या ऐसे बोल दो, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना परसेंटेज रिएक्ट करता है, कितना परसेंट रिएक्ट कर रहा है, 20%, तो हर एक टाइम T1 में 20% ही रिएक्ट करेगा इनिशियल का। तो नेक्स्ट टाइम T1 में इसका 20% रिएक्ट करेगा, इसका 20% होगा 16, यानी आप पहुंचोगे 64 पे। नेक्स्ट टाइम T1 के बाद क्या होगा, इसका 20% रिएक्ट करेगा, इसका 20% होता है 12.8, तो यू विल बी लेफ्ट एट 51.2। पूछा क्या है कि हाउ मेनी सच पीरियड शुड elapse फ्रॉम द स्टार्ट फॉर जस्ट ओवर 50% ऑफ द एलिमेंट टू बी लेफ्ट ओवर, यानी 50% से जरा सा ज्यादा बचना चाहिए, तो हमारा 50% से जरा सा ही ज्यादा बचा है, और कितने टाइम इंटरवल हो चुके हैं, 3T1। क्वेश्चन नंबर 11।
ये तो डायरेक्ट कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को। दिस इज ln k इज इक्वल टू 15 माइनस 5000 अपॉन टी। यहां से दिख रहा है आपको कि EA बाय आर, क्योंकि ये ln वाले फॉर्मूले में उसमें EA बाय आर ही आता है, विच इज इक्वल टू 5000। अब आर को जिस यूनिट में आप पुट करोगे उसी यूनिट में आंसर आ जाएगा। आपको आंसर किस में चाहिए? किलो कैलोरी पर मोल में चाहिए, तो आपको आर को भी किलो कैलोरी में ही पुट करना पड़ेगा। और आर की वैल्यू किलो कैलोरी में 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी वाली वैल्यू में पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन है। नाउ यहां पर इन्होंने टेम्परेचर दे रखा है और उस टेम्परेचर पे हाफ लाइफ पूछा है। कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पहली चीज तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ होता है 1/AK, जहां पर ए तो उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है और के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जहां तक बात है वो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 0.001। तो हमें निकालना होगा के, और के निकलेगा उस एक्सप्रेशन से, ये जो दे रखी है एक्सप्रेशन log 10K इज इक्वल टू 3163 अपॉन टी प्लस 12। और जो टेम्परेचर उन्होंने दे रखा है वो है 43.3, और 43.3 से जब आप पुट करोगे तो यहां पर जो टी केल्विन में पुट होगा वो होगा 316.3। बहुत इजीली के की वैल्यू आ रही है यहां से 10⁻22। के को पुट कर दो वहां पे, टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13। In a second order reaction when the concentration of both the reactants are equal, अगर कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और उसमें कॉन्सेंट्रेशन दोनों की इक्वल है, जैसे माने अगर दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, अगर ए और बी दो रिएक्टेंट होते, मतलब ऐसा रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी, ऐसा लिख रहे होते हम के इंटू ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स, ऐसा। वैसे इनको क्वेश्चन में ये बात इन्फॉर्म करनी चाहिए थी कि दोनों के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1 है, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2b होता और 2b होता और ये a होते तो a माइनस एक्स और a माइनस 2x हो जाता। पर ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, मतलब हमें मानना पड़ेगा, ये दिया होना चाहिए था कि दोनों का जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1:1 ही है। तो ये डील कर रहे हैं हम एक नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर, नॉर्मल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह। ये बिल्कुल नॉर्मल सेकंड ऑर्डर हो गया, जैसा नॉर्मल होता ना रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर, बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया। और उसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आता है, अगर आपको वो याद हो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, 1 माइनस AT माइनस 1 अपॉन A0 इक्वल टू KT, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का होता है। ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ये एक ही के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, ए के रेस्पेक्ट में, आप कुछ भी मान लो, ए के रेस्पेक्ट में या बी के रेस्पेक्ट में। नो, क्या बोला उन्होंने? 20% कंप्लीटेड है 500 सेकंड में। तो अगर मैंने 20% कंप्लीट करवाया तो दिस इज 0.8A 500 इंटू के, ये पहली इक्वेशन हुई। दूसरा क्या बोला उन्होंने? 60% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा? तो 1/0.6A माइनस 1/A इज इक्वल टू KT। अब आप क्या कीजिए, इन दो इक्वेशंस में से एक तो ए को गायब करना है, के को गायब करना है, टी निकालना है, डिवाइड कर दो एंड सॉल्व इट, यू विल बी एबल टू गेट टी। इसी तरीके से सॉल्व होगा और कोई शॉर्टकट नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्या बोल रहा है ये? ए और बी दो बैठे हैं, दोनों फर्स्ट ऑर्डर से डिकम्पोज हो रहे हैं। इसका जो टी हाफ है वो है 54 मिनट्स और इसका जो टी हाफ है वो है 18 मिनट्स। दिस इज टी हाफ ऑफ ए, दिस इज टी हाफ ऑफ बी। ओके, व्हाट दे आर आस्किंग, अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो दोनों के, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी भी ए इसकी भी ए, if the initial are initially, how long will it take for the concentration of A to be 4 times that of B? यानी what I want, AT must be equal to 4 times of BT. आफ्टर टाइम टी बी जितना बचा हो वो ए उसका 4 टाइम्स होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करें? वैसे तो सिंपल लॉजिक ये है कि अगर इसका एक टी हाफ होगा तो इसके 3 टी हाफ होंगे उसमें। लेट
आफ्टर, क्योंकि ज्यादातर जब ये फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस होते हैं तो कोई लॉग की कैलकुलेशन करवाते नहीं है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट स्टार्ट ही टी हाफ से कर रही हूं. लेट आफ्टर n हाफ लाइफ्स ऑफ ए दिस इज अचीव्ड. मानो कि n हाफ लाइफ्स ऑफ ए के बाद में ये हो जाता है. अगर ये n हाफ लाइफ्स ऑफ ए के बाद में होता है तो a कितना बचेगा, a अपॉन 2⁻n, क्योंकि n हाफ लाइफ्स के बाद में इतना ही बचता है. अच्छा, इसके n हाफ लाइफ्स होंगे, दैट विल बी 3n हाफ लाइफ्स ऑफ b, क्योंकि इसका एक होगा तो उसके 3 हो जाएंगे, इसके 54 होंगे तो उसके लिए 18 मिनट में हो जाता है. सो मस्ट बी इक्वल टू 4 इंटू ए अपॉन 2⁻3n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी ये थी. सॉल्व कर लो, बहुत इजीली आंसर आ रहा है. क्या आ रहा है यहां से, 2⁻2n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2n इज इक्वल टू 2, n कम्स आउट टू बी 1. n क्या था, हाफ लाइफ ऑफ a, और इसका एक हाफ लाइफ के बाद में, एक हाफ लाइफ इसका कितने टाइम का है, 54 मिनट का, यानी 54 मिनट के बाद में ये सिचुएशन आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 15. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, x और y एट t इक्वल टू 0 4:1 के रेशो में थे, और दोनों का जो 2 घंटे के बाद में दोनों का जो रेशो है वो 1:1 हो गया. एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये पता है रेडियो एक्टिविटी से. एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो जैसे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है. तो अगर आपको कभी बोले कि रेट कम हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, कि तो कांस्टेंट रहेगा. और यहां पर एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. एक्स और वाई इनिशियली जो इनका रेशो था, अगर इसके 4n0 होंगे तो इसके कितने होंगे, n0 होंगे. एंड आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद में इन दोनों का रेशो हो गया है 1:1. अगर इसका टी हाफ 20 मिनट है तो इसका टी हाफ हमें बताना है. दोनों का जो रेशो है वो 1:1 हो गया है. इसका टी हाफ आपको दे रखा है 20 मिनट. तो 20 मिनट, 2 घंटे बाद में ये बात हो रही है. 20 मिनट का अगर एक टी हाफ है तो इसके जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हो गए वो हो गए 6 टी हाफ. 20 मिनट का एक टी हाफ है, यानी ये बात जो हो रही है ये इसके लिए बात हो रही है आफ्टर 6 टी हाफ. तो मुझे बताना है कि 2 घंटे में इसके कितने टी हाफ आएंगे. लेट अगेन फिर से वही बात, लेट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, इसके n हाफ लाइफ्स हो रखे हैं, ये दोनों बराबर बराबर हो गए. इसके कितने हुए थे, 6 टी हाफ हुए थे. तो अगर मैं आपसे पूछती लेट इसके x बचे हैं तो इसके भी कितने बचे हैं, x बचे हैं 2 घंटे के बाद में. 6 टी हाफ के बाद वैसे बचते कितने, तो x की वैल्यू होती 4n0 अपॉन 2⁻6. द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर 6 हाफ लाइफ्स विल बी इक्वल टू इनिशियली जितने थे डिवाइडेड बाय 2⁻n, वेयर n इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 हाफ लाइफ के बाद में ये आ गया है. इसके कितने होंगे, दिस मस्ट बी इक्वल टू n0 अपॉन 2⁻n. इसके n हाफ लाइफ मान लेती हूँ. कितने टाइम में मान रही हूं मैं, ये टाइम हुआ कितना है, 2 घंटे. 2 घंटे में इसके 6 टी हाफ आ रहे हैं, मान रही हूँ उसके n हाफ लाइफ आ रहे हैं, और 2 घंटे बाद ये दोनों इक्वल है. n0 से n0 को कैंसिल आउट हुआ, क्या मिला मुझे इधर, 2⁻n प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 2⁻6, n प्लस 2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 4. यानी 2 घंटे में इसके 4 हाफ लाइफ आएंगे, और 2 घंटे में अगर 4 हाफ लाइफ आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो टी हाफ होगा वो होगा 30 मिनट का, क्योंकि 2 घंटे में इसके 4 टी हाफ आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 16. यूरेनियम 238 अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन लेड 206, इसका है 23.8 ग्राम और इसका है 20.6 ग्राम. ये इसके मोल NT इज इक्वल टू व्हाट, 0.1 मोल, और n0 जो इसके t इक्वल टू 0 पे मोल होंगे, t इक्वल टू 0 पे ये तो था ही नहीं, ये कितना, ये भी 0.1 मोल है. तो ये अगर एक जाता है तो ये एक बनता है, या उल्टा बोलो ये एक बना है तो ये इतना ही रिएक्ट करा होगा. ये बचा हुआ है, ये बना हुआ है,
सो 0.1 प्लस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.2. तो ये 0.2 से 0.1 आया है, यानी सीधे सीधे t हाफ. दिस t इज नथिंग बट t हाफ. So this is about, we have done exercise 2 part 2. Exercise 2 part 1 part 2 we have discussed, starting with exercise 2 part 3. क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें थ्योरेटिकल ही हैं तो उनका वर्बल ही डिस्कशन होगा. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अबाउट ट्रू अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव. सही बात है, क्योंकि हमने जितनी भी रेट ऑफ रिएक्शन है अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में होती है तो वी पुट अ माइनस साइन. कैन नॉट बी नेगेटिव, सही बात है. रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ रिएक्टेंट इज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम. सही बात है कि जितना वो रिएक्ट करेगा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट कैन नेवर बी इक्वल. नहीं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल हो सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन कर्व हो. अगर स्ट्रेट लाइन कर्व होगा तो उसमें एवरेज की वैल्यू और इंस्टेंटेनियस की वैल्यू सेम ही आएगी. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आंसर होगा वो सेम होगा. रेट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट. तो हाँ, रेट सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, फैक्टर है. Question number 2, a second order reaction must be a bimolecular elementary reaction. No. सी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर जब आपने पढ़ा होगा मैकेनिज्म वाले पार्ट में कि ऑर्डर 2 दोनों केसेस में मिलता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी मिलता है और एलिमेंट्री रिएक्शन में भी मिलता है. तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो सकता है एलिमेंट्री हो. आप बायमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री बोल रहे हैं और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बराबर होता है और बायोमोलिक्यूलर है तो पक्की बात है कि वही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी. ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय द स्टाइकियोमेट्री. सही बात है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री. हाँ, ऑर्डर 1, 2 और 3 ये हमें दोनों में दिखाई देते हैं, एलिमेंट्री में भी और कॉम्प्लेक्स में भी. एलिमेंट्री में तो हो ही 1, 2, 3 ही सकता है, कॉम्प्लेक्स में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है तो उसमें 1, 2, 3 भी इंक्लूडेड है. Question number 3, if the reaction is this, dc by dt, this is question number 3, dc by dt which is equal to k into a into b raised to power -1, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में. Now what they are saying, started with a and b in the stoichiometric proportion. मतलब क्या कि ये जिस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं 2a फॉर्मिंग c, इसको आपने 2a लिया होगा तो इसको आपने a लिया होगा. यहां लिखोगे 2a minus 2x तो यहां लिखोगे a minus x. ये रिएक्ट भी 2:1 के रेशो में ही करेंगे. जरा यहां पे इसको पुट करो. व्हाट वी गॉट, दिस इज 2a minus 2x और a minus x रेज टू पावर -1. सो दिस इज नथिंग बट 2k. ये 2k आ गया. सो dc by dt इज इक्वल टू 2k. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c is equal to what, 2kt. At any time t the concentration of c 0 से लेके t तक इंटीग्रेशन होगा तो that will become 2kt. Now what about this one, ये रिएक्शन, एक तो ये नेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई है तो k की यूनिट आप बता सकते हैं. a b और c लीनियर फंक्शंस होंगे टाइम के. हाउ टू गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, ऑब्वियस सी बात है कि dc by dt this is equal to db by dt. This is also equal to -1/2 dA by dt. तो यहां से अगर आप AT बोलते तो that would have been like A के लिए भी निकाला जा सकता है, B के लिए भी निकाला जा सकता है. अगर मैं A के लिए लिखती तो लिखती -2A is equal to this one 2kt इंटीग्रेशन से 2. What I am saying is, हाँ यहाँ पे -dA by dt this is dt. ये इंटीग्रेशन होता और a के लिए लिमिट आप लगाते a0 से लेके at तक के लिए. तो ये भी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी लीनियर फंक्शन ही है, क्योंकि आना तो ये 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यू कैन डू दैट कि वो बहुत आराम से आप कर सकते हैं. dA by dt लिख देना, कर लेना -1/2. पर होगा तो लीनियर फंक्शन ही, क्योंकि सब में आएगा तो यही ना 2k. इसी तरीके का एक्सप्रेशन आएगा तो सब टाइम के साथ लीनियर फंक्शन ही होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. How to do the question number 4? For a second order reaction, the plot is made for 1/a versus time. Second order reaction के लिए 1/a versus time. This one, question number 4. 1/a versus time has to be a straight line. 1/at
माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी, और उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप होता है के. व्हाट इज दिस के? के इज द रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए. ये ए के रेस्पेक्ट वाला रेट कांस्टेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये के रेट कांस्टेंट वाला ही है. तो यहां से 1 अपॉन ए वर्सेस टी, इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन with a slope of k, where k is the rate constant with respect to the a. Question number 5. The half-life is independent of concentration of zinc at any pH. जैसे ही बोलते हैं कि half-life is independent of concentration, तो obvious सी बात है the reaction has to be a first order with particularly with that respect जिसके आप बात कर रहे हो. तो जिंक के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन है वो होगी फर्स्ट ऑर्डर. और आगे बोला है फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक रेट बिकम्स 100 टाइम्स, पीएच इज डिक्रीज फ्रॉम 3 to 2. एक तो जिंक के रिस्पेक्ट में तो रिएक्शन हो गई है विथ रिस्पेक्ट टू जिंक, द रिएक्शन मस्ट बी ऑर्डर इज इक्वल टू 1, क्योंकि उस पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रहा. और दूसरा पार्ट जो निकलेगा वो निकलेगा यहां से, अगर आप बोलते हैं रेट इज इक्वल टू के इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव का व्हाटएवर बी द पावर, सॉरी एक्स, ये एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है. पीएच 3 से 2 होना, पीएच 3 का मतलब कॉन्सेंट्रेशन थी 10⁻⁻³ बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट बिठा रखा है. तो रेट इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन एज सच बैठी ये वाली 10⁻⁻³ और 100 टाइम्स हो गई. तो अगर ये R था, इसको आप खाली R लिख दो, तो यहां पर आ जाएगा 100R इज इक्वल टू के जिंक, और यहां लिख देना 10⁻²⁻⁻x. तो डिवाइड कर दो, यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ x. Rate is not affected if the concentration of zinc is made 4 times and that of H positive ion is halved. अगर यहां से जब आप करके देख लो, चलो इसको अगर हम दोनों को कर दें तो ये इधर से आएगा 100, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 10⁻x करके देख लेना, x कम्स आउट टू बी 2. यानी जो रेट लॉ आ रहा है वो हुआ जिंक इनटू H पॉजिटिव का स्क्वायर. इतना ठीक है. आप करके देख लो जो बोल रहे हैं, अगर इसको हमने 4 टाइम्स किया तो रेट 4 टाइम होती, और इसको अगर आपने हाफ कर दिया, इसको 4 टाइम्स करा और इसको हाफ किया, हाफ का मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो रेट उतनी की उतनी रहेगी. रेट बिकम्स 4 टाइम्स इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल्ड. इसको कांस्टेंट रख के इसको डबल करोगे तो रेट 4 टाइम हो जाएगी. ठीक सी बात है. क्वेश्चन नंबर 6. टेकिंग द रिएक्शन A + 2B ऑफ द सेकेंड ऑर्डर. अगर ये सेकेंड ऑर्डर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. सेकेंड ऑर्डर है तो हमें नहीं पता वो A के रेस्पेक्ट में होगा, B के रेस्पेक्ट में होगा, दोनों के रेस्पेक्ट में होगा, तो इट हैज टू बी सिंपली सेकेंड ऑर्डर. सिंपल सेकेंड ऑर्डर की बात करो तो A हो सकता है, C ऑप्शन हो सकता है, बॉम्बे नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड ऑर्डर है, और सेकंड में जो D ऑप्शन है उसमें भी आधा पार्ट फर्स्ट ऑर्डर का है, आधा पार्ट सेकेंड ऑर्डर का है, और हमें कहना है कि भाई सेकेंड ऑर्डर ही है, तो वो भी नहीं हो सकता. Question number 7. In the following gas phase reaction, the initial pressure is found to be 400 and it changed to 1000 millimeter after 20 minutes. This is question number 7. A forming 2B plus C. सारे गैसेस हैं, और सारे गैसेस हैं. इनिशियली प्रेशर इसका 400 था और T इक्वल टू 20 मिनट्स पे ये होगा 400 माइनस x, ये होगा 2x और ये होगा x. 400 प्लस 2x इज इक्वल टू 1000. x कम्स आउट टू बी 300. यानी ये कितना बचा 100. अगर x की वैल्यू आई है 300 तो ये बचा 100. 400 से अगर ये 100 पे आ रहा है तो 400 से 100 पे आने में 2 टी हाफ लगते हैं. 400 से 200 और 200 से 100, यानी दिस इज इक्वल टू 2 टी हाफ. तो यहां से टी हाफ की वैल्यू आ गई है 10 मिनट, और टी हाफ की वैल्यू अगर 10 मिनट आ गई है तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन के. अच्छा, 30 मिनट्स पे अगर पूछूंगी, ये तो बात हो रही है 20 मिनट पे, अगर t इक्वल टू 30 मिनट्स पे बात हो, 30 मिनट्स मतलब 3 टी हाफ, ये लिया कितना है 400. 3 टी हाफ के बाद कितना बचेगा, तो या तो ओरल कैलकुलेशन कर लो, 400 से 200, 200 से 100, 100 से 50, 50 पहुंच जाएगा. या ऐसे सोच लो, इनिशियली जितना भी होता है डिवाइडेड बाय 2⁻³ 3, क्योंकि 3 टी हाफ के बाद की बात हो रही है.
तो ये बचेगा 50। कितना रिएक्ट कर गया? तो रिएक्ट कर गया है 350। 400 था, 50 बचा है तो 350 रिएक्ट कर गया। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 700, 350 का डबल। और ये कितना बनेगा? ये बनेगा 350। तो टोटल प्रेशर जो आएगा वो 1100 आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, जो गिवन एक्सप्रेशन है अगर हम उसी को देख लें, d/dt which is equal to CH3Br is equal to K1 CH4Br2 upon 1 plus K2 HBr upon Br2. They have given this. Okay. दिस रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, हो नहीं सकता। एलिमेंट्री रिएक्शन के रेट लॉ ऐसे नहीं दिखते। एलिमेंट्री रिएक्शन में तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई होता है और सीधे सीधे वो लगा के हम लिखते रेट इज इक्वल टू K इंटू CH4 इंटू Br2, तो वो तो है नहीं। आगे, द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन द HBr इज इक्वल टू 0। अगर HBr की कॉन्सेंट्रेशन 0 है, उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो कि Br2 को यहाँ पे नीचे LCM लो, K1 इंटू CH4 इंटू Br2 का स्क्वायर, जो नीचे एलसीएम आया था वो, और यहां पर ये आ जाएगा Br2 प्लस K2 इंटू HBr। तो अगर बोल रहे हैं कि HBr ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है, तो ये वाली टर्म हट गई, और ये वाली टर्म जैसे ही हटेगी Br2 से एक Br2 कैंसिल आउट हो जाएगा, द रिएक्शन विल बी सेकेंड ऑर्डर। सही बात है। इसका जो थर्ड ऑप्शन है, जब Br2 ही टेंडिंग टू 0 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब Br2 टेंडिंग टू 0 होगा तो आप इसको 0 नहीं करोगे, नीचे वाले को 0 करोगे। किसी को किसी के रिस्पेक्ट में 0 करते हैं, तो उस केस में मैं इसको छोड़ने वाली होंगी और इसको छोड़ने वाली होंगी, तो ये ऐसे कैसे रहेगा? ये ऐसे कैसे आएगा ना? तो जो रेट लॉ होगा वो क्या होगा? K1 बाय K2 CH4 Br2 का स्क्वायर इंटू HBr की पावर -1। तब भी तो ऑर्डर तो 2 ही है। सही बात है, ऑर्डर तो अभी भी 2 ही है। और जहां तक बात है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2, नो, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। डिफाइंड ही नहीं है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्यों बढ़ती है? क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाता है। जो मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे होते हैं वो बढ़ जाता है। इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स का, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स मतलब जो मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following about Arrhenius equation are correct? The pre-exponential factor become equal to the rate constant at temperature tending to infinite. Theoretical information है K is equal to A e raised to power minus EA by RT. तो when T tends to infinite, अगर T infinite होगा तो ये टर्म, this term goes to 1, K tends to A. सही बात है। when the activation energy is tends to 0, अगर EA 0 होगा तो भी ये terms will tend to 1 and this K will become equal to A and the rate becomes independent of temperature। हाँ सही बात है, अगर ये वाले टर्म 0 हो जाएगी तो ये फैक्टर ही 1 हो जाएगा, तो रेट फिर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। The term this represents the fraction of molecule having energy in excess of the threshold value। सही बात है, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे होते हैं उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन होता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट, ऑन रेजिंग द टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस लेस रैपिडली। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में आप अगर dk/dt लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू K। अगर आप dk/dt को कर दें तो dk/dt इज इक्वल टू K इंटू EA अपॉन RT स्क्वायर करके देख लेना। तो dk/dt किसका बड़ा होगा? जिसका EA बड़ा होगा उसका रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा होगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन हमें खाली जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें इक्वेट कराना है। 5 किसकी जगह पे बैठा है? 5 बैठा है log A की जगह पे, विच इज इक्वल टू 5, A की वैल्यू हो जाएगी 10⁵, और जो 2000 अपॉन T है ये बैठा है EA अपॉन 2000 बैठा है EA अपॉन 2.303 R की जगह पे।
अब R को आप किलो कैलोरी में पुट कर दीजिए तो आंसर किलो कैलोरी में आएगा, R को जूल में पुट करोगे तो आंसर जूल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। अगर आपको EA निकालना हो तो EA निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? जो फॉर्मूला है log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो इसमें अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो हमें दो अलग अलग टेम्परेचर पे K1 K2 वैल्यूज चाहिए, तो हम EA को निकाल देंगे। या इवैल्यूएटिंग वेलोसिटीज ऑफ रेट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, से किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर N। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो तो द रेट रेशो विल बी सेम एज K रेशो। तो आप दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट पता कर लो, इसको कांस्टेंट चलाते जाओ तो रेट का रेशो विल बी इक्वल टू द K का रेशो। इवैल्यूएटिंग चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं, इवैल्यूएटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर आपने किसी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर T पे K को निकाल दिया तो क्या आप EA निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि उसमें अभी चाहिए होगा K इज इक्वल टू व्हाट यू राइट A इंटू ई रेस टू पावर माइनस EA बाई RT। T पता है, R पता है, K पता है, पर A नहीं पता है, तो A भी तो चाहिए होगा। यहां पर हमें T1 T2 और K1 K2 ही चाहिए, पर यहां पर अगर आपको K पता है, T पता है, तो आपको A भी चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इंडिकेट्स हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन दैट स्टेप। सही बात है। द रेट लॉ ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय सिंपली सीइंग द स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन। सही बात है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का C, द स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन गवर्न्स द ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सही बात है, जो RDS होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप ही होता है। A rate law is often derived from a proposed mechanism by imposing the steady state approximation or assuming that there is a pre-equilibrium। जब मैकेनिज्म वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन करे थे तो हमने दो ही तरीके से क्वेश्चन किए थे कि या तो पहले वाला पार्ट एक इक्विलिब्रियम था, उससे हमने इंटरमीडिएट की वैल्यू को निकाला था और पुट किया था, या मैंने दूसरा पार्ट करवाया था स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो सही बात है। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following statement are true above from the log K versus 1 upon T? log K versus 1 upon T, इसका जो स्लोप है और जो इंटरसेप्ट है दैट वी ऑलरेडी नो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। इसका स्लोप होता है, ये log टू द अगर 10 है दैट इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो अगर EA एक कांस्टेंट है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, पर अगर EA कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये ग्राफिकल इस तरीके का होगा। तो दिख ही रहा है कि P में तो इट इज अ कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी इज अ कांस्टेंट। आप सोच के देख लो, R कांस्टेंट है, 2.303 कांस्टेंट है, तो अगर स्लोप को कांस्टेंट होना है तो वो EA ही होगा जो उसे कांस्टेंट करेगा। हमारे सिलेबस में जो रिएक्शंस हैं हम मान के चलते हैं कि द EA ऑफ आर रिएक्शन इज अ कांस्टेंट, और आरेनियस इक्वेशन भी एप्लीकेबल है तभी जब आप EA को कांस्टेंट मान के डील कर रहे हैं। इन दैट केस और Q में तो दिख रहा है कि Q में तो स्लोप कांस्टेंट नहीं है, मतलब EA टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रहा है, तभी तो वो ग्राफ आ गया। सो व्हाट वी कैन से, प्लॉट P इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्लॉट Q डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर EA, एंड C आरएनएस बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड बाय P। जो स्लोप है वो EA अपॉन R नहीं है, क्योंकि log 10 वाला ग्राफ बना है, दैट इज माइनस EA अपॉन 2.303 R। क्वेश्चन नंबर 15, दिख ही रहा है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, करके देख लो, ऊपर 1 है नीचे 1/2 है, तो द ओवरऑल ऑर्डर विल बी 1/2। द रिएक्शन स्लोज डाउन एज द प्रोडक्ट SO3 इज बिल्ड अप। सही बात है, क्योंकि SO3 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आ रहा है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 रेज टू पावर माइनस 1/2। तो अगर हमने SO3 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो रेट कम हो जाएगी। द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, तो बाकी सब गलत है ही। द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन माइनस dN/dt इज ऑल्सो नोन एज, तो दैट वी ऑलरेडी नो, इट इज नोन एज एक्टिविटी, उसे हम एक्टिविटी बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 केमिकल काइनेटिक्स। पार्ट 3 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं।
और अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1। गिवन इंफॉर्मेशन की पहले बात कर लेते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1। ए फॉर्मिंग 2B + C। पहली इंफॉर्मेशन की ये सारे गैसेस हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन T = 0 पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस C इज 1/3, यानी T = 0 पे कौन कौन होगा? T = 0 पे प्रेजेंट है C और A। अगर C और A प्रेजेंट हैं और इसका मोल फ्रैक्शन 1/3 है तो ऑब्वियसली इसका मोल फ्रैक्शन होगा 2/3, क्योंकि जो जो प्रेजेंट होंगे। B नहीं है, T = 0 पे ये तो 0 है, पर C है और A है। इसका मोल फ्रैक्शन है 1/3, इसका मोल फ्रैक्शन है 2/3। आपको ये बात पता होगी कि पार्शियल प्रेशर का रेशो बाय द डाल्टन्स लॉ, द रेशो ऑफ पार्शियल प्रेशर इज सेम एज द रेशो ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन, यानी इनके पार्शियल प्रेशर का भी रेशो होगा 2:1। तो अगर ये पार्शियल प्रेशर का रेशो है T = 0 पे, इसका मान लेती हूँ P0, तो इस 2P0 तो उसका हो जाएगा P0, क्योंकि ये 2:1 के रेशो में प्रेजेंट होंगे। नाउ एट टाइम T = T1, लेट इट इज 2P0 - x, ये 2x और ये हो जाएगा x + P0। एट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम T = बहुत लंबे टाइम बाद में ये 0 हो जाएगा। अच्छा, जब ये 1 रिएक्ट करता है तो ये 2 बनता है। ये कितना लिया है मैंने इनिशियली 2P0, तो ये कितना बनेगा 4P0। ये 1 रिएक्ट करता है तो ये 1 ही बनता है। अगर ये 2P0 पूरा रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा P0, तो ये पहले से ही है और साथ में ये और बनेगा। कितना और बनेगा? 2P0। 2P0 क्यों बना? क्योंकि ये जितना रिएक्ट करेगा उतना का उतना ये बन जाएगा। T = पे टोटल प्रेशर P total at T = क्वेश्चन में गिवन है 35 बार, विच इज इक्वल टू 7P0। तो पहला आंसर आया यहां से P0 का, P total इज इक्वल टू 35 विच इज इक्वल टू 7P0। P0 की वैल्यू आ गई है 5 बार। ये हुई हमारी पहली इंफॉर्मेशन। दूसरा, उन्होंने बोल रखा है T = T1 पे जो P total है वो इसका हाफ है, 35 का हाफ है T = T1 पे। तो अगर यहाँ पे आप टोटल प्रेशर निकालोगे तो वो आएगा 3P0 + 2x इज इक्वल टू 35/2। P0 की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दो यहाँ पे। जब P0 की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, दिस विल बिकम 15 + 2x इज इक्वल टू 35/2, 2x इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू 5/4। P0 की वैल्यू पता चल गई है, x की वैल्यू पता चल गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ये तो हो ही जाएगा, 2x की वैल्यू दैट विल बी डन। जहां तक बात है क्वेश्चन नंबर 3 की, रेट कांस्टेंट टाइम से चेंज नहीं होता, तो वो तो 1:1:1 आना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 की जहां तक बात है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और बहुत इजीली आंसर आएगा। अगर मैं यहां पर लिखती तो मैं क्या लिखती? K इज इक्वल टू 2.303/T1 विच इज इक्वल टू इसका इनिशियल प्रेशर अपॉन इसका टाइम T पे। इसका इनिशियल हो जाएगा 10 और टाइम T पे आप x को पुट कीजिए 5/4। ये है 10, 10 - 5/4, 5/4 यहाँ पे लिख दो ये, और इसको इक्वेट कराओ। किससे इक्वेट कराओ? log 64 - log 49, ये गिवन है। अब आप log 64 को लिख सकते हो 8 का स्क्वायर, log 49 को लिख सकते हो 7 का स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ log ऑफ 8/7। और यहां से भी अब आप करके देख लो, ये जो निकल के आ रहा है दिस इज, इसको सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2/3/T1 log ऑफ, दिस कम्स आउट टू बी 40/35। 40/35 इज नथिंग बट 8/7। इक्वेट कराओ, बहुत इजीली T1 का आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1। एक इंफॉर्मेशन यहां से आ रही है P का प्रेशर, K तो कांस्टेंट ही रहता है, और दूसरी इंफॉर्मेशन वो रही। नाउ मूविंग फर्दर फॉर कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। नाउ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। तो ऑब्वियस सी बात है T1 is greater than T2, K will be greater than K2. Always does not matter whether the reaction is exothermic or endothermic. Question number 5, EA1 is greater than EA2. एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6, K4 is greater than K3.
सी इन एनी केस टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो अभी बात हुई है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। तो K4 विल बी ग्रेटर देन K3 एंड K2 विल बी ग्रेटर देन K1 इन एनी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3। इसकी अगर बात करें, से इन्होंने सारी एक्सप्रेशंस लिख रखी हैं, ए की कॉन्सेंट्रेशन, सी की कॉन्सेंट्रेशन और डी की कॉन्सेंट्रेशन। अब इन्होंने जिसके लिए लिखा है वो है ए फॉर्मिंग सी और ए फॉर्मिंग डी। अगर फॉर्मूले आपको इनके पता हैं कि ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, तो ये हमने क्लास में भी डिस्कशन किया था कि अगर ये K1 है और ये K2 है, AT विच इज नथिंग बट A0 e रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। जहां तक बात है Ct की, विच इज इक्वल टू K1 इंटू A0 अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई रेज टू पावर K1 प्लस K2 इंटू टी। और जहां तक बात है dt, वो भी ऐसा का ऐसा होगा, बस K1 की जगह K2 आ जाता है, बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एट एनी टाइम t 8 K2 इंटू A0 अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई रेज टू पावर K1 प्लस K2 इंटू टी। नाउ अगर ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो चेंज हो जाएं, ए फॉर्मिंग जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 2b एंड दिस इज 3c, इफ दिस इज K1 एंड दिस इज K2, क्या फर्क पड़ता है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विल बी व्हाट, खाली 2 आगे आ जाता है, दैट बिकम्स 2K1 A0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी अपॉन K1 प्लस K2। एग्जैक्टली Ct लिख सकते हो, यहाँ पर 2K1 की बजाय 3K2 कर देना, तो दैट कैन बी डन बहुत इजीली। अब अगर आप सोचें कि 7th क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट एट एनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 इज इक्वल टू A, ये A होता तो AT कैसे लिखते, A माइनस एक्स माइनस वाई, जहां पर मैंने माना कि x ऊपर गया है y नीचे गया है। अगर x ऊपर वाली रिएक्शन में गया है तो ये बनेगा 2x, क्योंकि जितना वो रिएक्ट करेगा उसका डबल बनेगा। अगर y नीचे वाली रिएक्शन में गया है तो ये बनेगा 3y। तो अगर मैं आपसे पूछती Bt कितना होगा, तो Bt इज इक्वल टू 2x और Ct कितना होगा, Ct विल बी इक्वल टू 3y। अब आप इन तीनों को उठा लीजिए, इन चारों चीजों को, तो यहां से अगर हम AT को लिखेंगे A विच इज नथिंग बट A0 x, तो Bt किसके बराबर है 2x, तो x की वैल्यू क्या हो गई है Bt बाई 2 और यहां से y की वैल्यू कितनी हो गई है Ct बाई 3 एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट एक्सप्रेशंस पुट कीजिए, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर बहुत आराम से। AT BT CT मतलब मैंने XYZ की जगह ACD लिख दी है, वो पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एट हाई टेम्परेचर पूछा उन्होंने फर्स्ट रिएक्शन में कितना जाएगा, तो किसी भी रिएक्शन में जो परसेंटेज जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे C में कितना परसेंटेज जाएगा, C का फ्रैक्शन क्या होगा, तो द फ्रैक्शन ऑफ C, परसेंटेज ऑफ C होता है K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100, और वो 100 मत करो तो फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टिंग विथ प्योर A द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ B एंड C। जो भी कोफिशिएंट हो, आप 3B और 4C लो या फिर 2B और 3C लो, जहां तक बात है B और C के रेशो की, BT और CT भी बिल्कुल इसी तरीके का मैं इसके लिए दिखा रही हूँ, आप उसके लिए कर लेना जहां पे 3 और 4 कोफिशिएंट हो। इस रिएक्शन में अगर हम इसकी बात करें तो B और C का रेशो 1 माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी अपॉन K1 प्लस K2। यहां से आप देख सकते हैं कि B और C इनका रेशो क्या आ रहा है, इनका रेशो दैट कमिंग आउट टू बी 2K1 अपॉन 3K2। अच्छा, क्या ये टाइम पे डिपेंडेंट है? नो, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। K1 और K2 टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होते, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होते। K1 और K2 हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट तो होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेशो डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, does not depend on concentration, does not depend on time, depends on mechanism। हाँ, ये जो हमने करा है, हमने इन दोनों रिएक्शंस को एलिमेंट्री रिएक्शंस मान के सॉल्व करा है, तब जाके ये एक्सप्रेशंस आती हैं। तो अगर आपने किसी और तरीके से सॉल्व किया होता तो हो सकता है ये रेशो ये नहीं आता, अगर मैकेनिज्म चेंज हो जाती तो रेशो ये नहीं रहता। दीज आर अज्यूम दैट दीज आर टू एलिमेंट्री फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो अगर रिएक्शन की मैकेनिज्म कुछ और होगी तो ऑर्डर कुछ और होगा, तो रेशो ये नहीं आएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन मैकेनिज्म, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। आगे चलें कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 के लिए। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसे कॉम्प्रिहेंशन में जो गिवन है पहले तो आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिए कि बोल क्या रहा है। ये बेसिकली कार्बन डेटिंग मेथड होता है, कार्बन 14 की एक्टिविटी से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि C14 की एक्टिविटी कांस्टेंट रहती है क्योंकि उसका इनटेक और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक्टिविटी है, वो कांस्टेंट है क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट भी होता रहता है और इनटेक भी चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड बी द एज ऑफ फॉसिल फॉर मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन ऑफ एज। देखो ऐसा है, मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन के लिए एक इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है कि 30,000 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 30,000 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए तो 60,000 तो वैसे ही हट गया। और अगर आप सोचें कि जो टी हाफ है C14 का वो है 5770 ईयर्स, तो अगर आपको मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन करना है किसी भी का भी तो 6 साल अगर हुआ, मतलब हाफ लाइफ टाइम है ये, इतने टाइम में वो आधा होगा। तो अगर 6 साल किसी की एज होगी तो उसमें तो नेग्लिजिबल चेंज होगा, तो हम उसकी एज को सही से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। 6 साल में तो एक्टिविटी में चेंज बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो सही से डिटरमाइन करने के लिए जो एज है वो एटलीस्ट टी हाफ के आसपास तो होनी ही चाहिए। अदरवाइज 2 साल, 4 साल, 6 साल इनमें कोई मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि चेंज नहीं होगा। एक्टिविटी में जो चेंज होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, तो वील नॉट बी एबल टू डिटरमाइन दैट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ यू रिमेंबर हाउ टू गेट द एज, अगर आपने कार्बन 14 वाला डेटिंग मेथड पढ़ा होता तो जो एज निकलती है T दैट इज इक्वल टू 1/λ ऊपर लिखी जाती है एक्टिविटी ऑफ फ्रेश वुड, नीचे लिखी जाती है एक्टिविटी ऑफ ओल्ड वुड। दिस वन कॉन्सेंट्रेशन लिख दो चाहे एक्टिविटी लिख दो, एक ही बात है। दिस इज ऑफ फ्रेश वुड एंड दिस इज ऑफ ओल्ड वुड सैंपल। आई होप आपको ये पता है, आप एक्टिविटी के टर्म में लिखें या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखें। नाउ व्हाट दे से, अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैज टेकन प्लेस लीडिंग टू द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C14 इन नियर बाय एरियाज एंड C2 इन द एरियाज फार अवे। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें। ये वो एरिया है जहां पे एक्सप्लोजन हुआ है। एक्सप्लोजन होने से क्या हुआ, C14 की एक्टिविटी एटमॉस्फेयर में बढ़ गई। अगर एटमॉस्फेयर में C14 की एक्टिविटी बढ़ गई है तो वो किस में बढ़ेगी, वो फ्रेश में बढ़ेगी या वो ओल्ड वुड सैंपल जिसकी डेथ बहुत पहले ही हो चुकी है उसमें? वो तो इनटेक कर ही नहीं रहा, वो तो एटमॉस्फेयर से कुछ ले ही नहीं रहा, तो उसमें C14 की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। यानी लॉजिक ये हुआ कि यहाँ पे जो C1 है, व्हाट इज दिस C1, दिस इज द फ्रेश वुड सैंपल। फ्रेश वुड में जो एक्टिविटी होगी वो बड़ी हुई होगी, और जो फार अवे एरियाज हैं, दिस इज फार अवे, इसमें जो एक्टिविटी होगी C14 की वो तो नॉर्मल होगी। यहाँ पे जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ एटमॉस्फेयर में बढ़ गई, एटमॉस्फेयर में बढ़ गई तो जो लिविंग है उनमें बढ़ जाएगी। एटमॉस्फेयर में जब एक्टिविटी बढ़ेगी C14 की तो लिविंग वाले इनटेक ज्यादा करेंगे, उनमें भी C14 की एक्टिविटी बढ़ चुकी होगी। जो फार अवे हैं उनमें C2 है। अब अगर आप सोचें, यहां पर आपने एज डिटरमाइन करी T1 विच इज इक्वल टू 1/λ ln ऑफ C1 अपॉन लेट द C ऑफ ओल्ड वुड। जहां तक बात है ओल्ड वुड की एक्टिविटी, वो तो दोनों जगह पे वही रहेगी, आप उसे यहां लाके मेजर करो चाहे यहां लाके मेजर करो, ओल्ड वुड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। फर्क किसको पड़ रहा है, फ्रेश वुड को, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से इनटेक कर रहा है तो उसके अंदर जो एक्टिविटी होगी वो हमें बढ़ी हुई मिलेगी। तो यहां पर अगर जो टाइम आया दैट इज कमिंग आउट टू बी T1, और यहां पे जो टाइम आया T1 कैपिटल T1 लिख दो, T2 विच इज इक्वल टू 1/λ C2 अपॉन C ऑफ ओल्ड वुड। दिस वे व्हाट यू डू, कौन सा बड़ा होगा, तो वो तो लॉजिकल बात है क्योंकि C1 ग्रेटर है, C1 इज ग्रेटर देन C2। ये किस में है, फ्रेश वुड, ये भी फ्रेश वुड में ही है,
पर ये उन एरियाज में है जहां पे एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, वहां पे C14 की एक्टिविटी कम है, C14 मतलब C14 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो जो लिविंग है, जो फ्रेश वुड है, उसमें भी C14 की एक्टिविटी कम होगी। यहाँ पे फ्रेश वुड में C14 की एक्टिविटी ज्यादा होगी, यहाँ पे फ्रेश वुड में C14 की एक्टिविटी कम होगी। और ऊपर क्योंकि C फ्रेश वुड आता है तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे C14 की एक्टिविटी ज्यादा होगी फ्रेश वुड में, वहीं पर एज ज्यादा आएगी। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ओल्ड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 2 पार्ट 4।